पिछले अध्याय में हमने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। फिर भी यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद नव स्वाधीन देशों में से ज़्यादातर देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और औद्योगिक देशों पर निर्भर है। इस प्रकार जहां एक और उपनिवेशवाद और पुरानी तरह के साम्राज्यवाद के अवशेषों पर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का अभ्युदय हुआ, वहीं पुरानी अर्थव्यवस्था भी कायम थी, जिसे धनी औद्योगिक देशों के प्रभाव वाले ब्रेटन वुड सिद्धांत के अंतर्गत चलाया जा रहा था। अतः तीसरी दुनिया के नव स्वाधीन राष्ट्रों और उनके संगठित मंच गुटनिरपेक्ष आंदोलन के धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मसले को उठाया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के काहिरा सम्मेलन में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इस दिशा में दिलचस्पी की शुरुआत थी। अल्जीरियस आह्वान का अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसने 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला था नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए घोषणा को पारित किया गया और इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने घोषित किया कि वे साम्य, प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे। दूसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रम। महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाले विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया। नेक्स्ट है राज्यों के आर्थिक अधिकारों व कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प पत्र अंगीकार किया, जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य का चार्टर भी कहा जाता है। चार्टर के उद्देश्य पर बल दिया गया और इसमें विकसित तथा विकासशील देशों के हितों को समानता, प्रभुत्व संपन्नता, साम्यता तथा स्वतंत्रता पर आधारित किया गया। राज्य के आर्थिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। पहला था अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार। चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य को बाह्य हस्तक्षेप, प्रपीड़न या किसी भी रूप में बिना धमकी के अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार अपनी आर्थिक प्रणाली तथा अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली को चुनने का अधिकार है। दूसरा, प्राकृतिक साधनों पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता। चार्टर का अनुच्छेद 2 वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य को या प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सभी संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर कब्जे के प्रयोग तथा व्यवस्थापन को शामिल करने के पूर्ण स्थायी प्रभुत्व संपन्न अधिकार दिया गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार। चार्टर का अनुच्छेद 4 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रणाली में किसी मतभेद के बावजूद सहयोग में संलग्न होने का अधिकार है तथा कोई राज्य मात्र ऐसे मतभेदों पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के अधीन नहीं होगा। चौथा, उत्पादक संगठन से संबंध होने का अधिकार। चार्टर का अनुच्छेद 5 प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादकों, संगठनों से संबंध होने के सभी राज्यों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रक्रिया या नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 10 कहता है कि विधिक रूप से समान होने के कारण सभी राज्यों को विश्व के आर्थिक, वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी समस्याओं में अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तथा प्रभावी रूप से भाग लेने का अधिकार है। छठा है प्रौद्योगिकी का अंतरण।
चार्टर का अनुच्छेद 13 प्रत्येक राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा विकास के लाभ लेने के अधिकार की मान्यता देता है। इसके साथ साथ ही राज्यों के कुछ आर्थिक कर्तव्य भी इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए, जैसे विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य। दूसरा है निशस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वे प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य तथा पूर्ण कार्य निष्पादन में अभिवृद्धि करे तथा प्रभावी निशस्त्रीकरण उपाय द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों को विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में ऐसे संसाधनों को वितरित करें। तीसरा, अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्रों के साथ व्यापार करने का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी राज्यों को सहनशीलता के साथ सह अस्तित्व में रहने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली में भेदभाव के बावजूद या बिना भेदभाव के एक शांति से रहने और भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली के राज्यों के मध्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने का कर्तव्य है। चौथा, इसके अंतर्गत मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य। अनुच्छेद 28 ये प्रावधान करता है कि सभी राज्य विकासशील देशों की आयात वस्तुओं के मूल्य के संबंध में उनके निर्यात के मूल्यों के समायोजन करने में सहयोग करेंगे। और पांचवा, इसमें विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य। अनुच्छेद 6 कहता है कि राज्यों का सामानों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में विशेषकर करार तथा दीर्घकालीन बहुपक्षीय वस्तु करार करके योगदान देने का कर्तव्य है। आइए अब हम देखते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या विचार विमर्श किए गए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श की शुरुआत हुई, जिसमें पहला था एक तो उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा था दक्षिण दक्षिण साउथ साउथ कोऑपरेशन। पहला देखेंगे नॉर्थ साउथ डायलॉग। उत्तर अमेरिकी देशों का प्रतीक है। प्रत्येक दक्षिण में गरीब यानी विकासशील देश आते हैं। नवीन अर्थव्यवस्था की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ किया गया, जो जून 1977 तक चला। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों उत्तरों तथा 19 विकासशील राष्ट्रों दक्षिण ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के स्थायित्व के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ति में कुछ रियायत देने की मांग की, जिन्हें इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। G20 की स्थापना 1999 में आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई। G20 में 19 देश हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि। ये वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 90% और विश्व व्यापार का 80% और विश्व जनसंख्या के 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अपने प्रारंभ से ही G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठकें आयोजित की और विश्व में वित्तीय स्थायित्व संबंध और संवर्धन के उपायों को प्रोत्साहन देने तथा सतत आर्थिक वृद्धि और विकास प्राप्त करने हेतु चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों IFI के कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत भी G8 के आदेश पर हुई, जिससे कि वैश्विक संसाधनों या संसाधनों की कार्यप्रणाली और वैश्विक शासन रचना में मूलभूत परिवर्तन की आशापूर्ण अपेक्षा की गई। दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद। विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ। इसके बाद निर्गुट शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया। वर्ष 1995 में ही UNDP ने दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण 23 विकासशील देशों की पहचान कर ली थी। पिछले दशक के दौरान इन देशों में अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया।
हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए G15 ने त्वरित प्रयत्न किए। G15 या तीसरी दुनिया के विकासशील 15 देशों का एक ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड के गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई। G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1990 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। सम्मेलन में 2 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला था विकासशील देशों का कर्ज और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वास्तविक उदारवाद। G15 देशों के शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी विज्ञप्ति में विकासशील देशों के बीच एकजुटता, सहयोग तथा विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतः संबंध कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन सितंबर 1992 में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की जरूरत पर भी बल दिया गया। सेनेगल की राजधानी डकारा में आयोजित G15 देशों के तीसरे शिखर सम्मेलन में विकसित देशों से मांग की गई कि वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेषकर आर्थिक मुद्दों का समाधान विकासशील देशों के साथ बातचीत के माध्यम से निकालें। G15 देशों ने अपने तीसरे शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार के मुद्दे पर उरुग्वे दौर की बातचीत की सफल और संतुलित समाप्ति की अपील की। समूह ने यह चेतावनी दी कि यदि गेट योजना के माध्यम से कुछ प्रतिकूल कदम उठाए गए तो उन विकासशील देशों के आर्थिक विकासों को बड़ा धक्का लगेगा, जहां पुनर्रचना और उदारीकरण का दौर चल रहा है। G15 के शिखर सम्मेलन हरारे में व्यापारिक मुद्दे ही हावी रहे। विकसित देशों द्वारा एक पक्षीय तरीके से श्रम मानकों को विदेशी व्यापार के साथ जोड़ने के प्रयासों का संयुक्त रूप से विरोध करने के प्रति सम्मेलन में आम सहमति थी। भारत के प्रधानमंत्री ने श्रम मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध नहीं, अतः इन्हें विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखना चाहिए। G15 की मंत्री स्तरीय बैठक के पश्चात G15 के 15वें शिखर सम्मेलन में मेजबानों ने ईरान द्वारा 17 मई 2010 को की गई वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संकट, विकासशील देशों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर और MDG के प्रमुख शिखर सम्मेलन में चर्चा के केंद्र बिंदु ये मुद्दे रहे। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है। पश्चिम देशों का कहना है कि विकसित देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले ही अपनी ही आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों में सुधार व पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए। आइए अब देखते हैं हम निष्कर्ष। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए गरीब और विकासशील देशों का यह संघर्ष वस्तुतः आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्ष है। इस संघर्ष में धीरे धीरे तीसरी दुनिया के राष्ट्र संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपना रहे हैं। इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे और दुनिया के धन का वितरण इस प्रकार से होने लगेगा जिसका लाभ उसके पक्ष में होने लगेगा। G8 समूह के जो विकसित देश तीसरी दुनिया में उपनिवेशवाद वर्चस्व कायम करने में लगे हैं, उनका मुकाबला G77 के विकासशील देश मिलकर ही कर सकते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह पूंजीवाद की आधारशिला को ठुकराए बिना छोटे मोटे सुधार अर्थव्यवस्था में करना चाहता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन लाना आदि, जबकि सारी कठिनाइयों की जड़ पुरातन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलित ढांचा है। संक्षेप में, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की अवधारणा अभी भी शैशव अवस्था में है। इसके आयामों ने निश्चित स्वरूप धारण नहीं किया है। थैंक यू।